हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। नीट फिजिक्स की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में ये डे नंबर 6 है, जहां पर हम वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर के बेसिस के ऊपर असर्शन रीजन बेस्ड के क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको 100 डेज में ये सारे के सारे चैप्टर जो है, यानी नीट फिजिक्स के हर एक चैप्टर को हम इस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको डे वाइज जितने भी लेक्चर यहाँ पे मिलने वाले हैं, वहां पर आपको कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, असर्शन बेस्ड एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको इन लेक्चर्स में मिलेंगे। तो इन 100 डेज को देखना जो है आपको आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट फिजिक्स के एक सीरियस कैंडिडेट हो और इस एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हो। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपने असर्शन ऑप्शन ए बी सी एंड डी जो है वो कब चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी मान के चलिए कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन जो है वो फॉल्स है। इट मींस यहाँ पर आपने असर्शन जो है बेटा क्या रखना है, फॉल्स। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। एंड यहाँ पर ये क्या रखना है, आपने ट्रू रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो जरा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब हम बात करते हैं किसकी, असर्शन की, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बोला गया है कि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन आप सभी जानते हैं कि जब पार्टिकल जो है सर्कल में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहती है, डिफरेंट रहती है वेलोसिटी जो है। ठीक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है एंड यहाँ पर अलग है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। तो यहाँ पर बोला गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। इट मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो वेलोसिटी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस फॉर्मूले के थ्रू दी जाती है, आप सभी जानते हैं, दैट इज v विच इज इक्वल टू ओमेगा और अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर जो कि एम्पलीट्यूड होता है एंड y का स्क्वायर जो कि क्या है, पोजीशन है। अब पोजीशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन, पार्टिकल कभी मेन पोजीशन के ऊपर होगा, पार्टिकल कभी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगा। तो y अगर चेंज हो रहा है यहाँ पे पोजीशन, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपकी ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इट मींस हाँ, ये स्टेटमेंट जो है पूरे तरीके से क्या है, ट्रू है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या नहीं होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती रहती है, आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन में आप देखो जरा, रीजन की तरफ आ जाओ जरा, यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पर इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इट मीन्स कि अगर मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बोला क्या गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो प्रोजेक्शन है किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से ट्रू है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। अगर मुझे इसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो डिफाइन करना है सर्कल के लिए, तो मैं क्या करूंगी कि simple harmonic motion may be defined as a projection of the किसकी, of the uniform circular motion along one of the diameters of the circle, along one of the diameter, चाहे आप diameter जो है बेटा इस तरीके से लो, ठीक है, projection of the uniform circular motion along one of the, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। अब हमें ये देखना है जब दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू आ जाती हैं, तो रीजन जो है क्या सेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। अब यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, प्रोजेक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पर असर्शन में किसकी बात हो रही थी, वेलोसिटी की बात हो रही थी। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात हो रही थी। तो इट मींस यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे समझिए जरा। स्टेटमेंट ए बोली गई है कि एक होल जो है अर्थ में, अगर आप क्या करो यहाँ पे बेटा होल बना दो, ठीक है, और इस तरीके से ये दूसरा होल, ये आपका अर्थ है, और इस तरीके से तो जब आप इसके अंदर क्या डालते हो बेटा, बॉल आप डालते हो, तो वो दूसरे एंड से कभी भी वापस नहीं आती है। तो ये पूरे तरीके से एक तरीके की ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये बॉल वापस क्यों नहीं आती है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये नैरो क्या है, होल आपने बनाया है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करती है, इसके ऊपर एक्सर्ट करती है। ये तो बड़ा डिफरेंट आपका फिनोमिना है। जब आपका इस नैरो जो आपके पास ये स्पेस है, यहाँ पे जो बॉल जाएगी, ठीक है, जो दूसरे एंड तक यहाँ पे पहुंचती है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, एकदम से धीरे हो जाएगी, क्योंकि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है। यानी इसकी अर्थ भी क्या लगा रही है, इस बॉल के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो जब ये यहाँ पे दूसरे एंड तक पहुंच गई यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी एकदम से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, जिसकी वजह से ये बॉल फिर से पहले कहाँ आ रही थी, डाउन में आ रही थी, एंड फिर से ये कहाँ चली जाएगी, आपके ऊपर। इट मींस पहला वाला जो मोशन था ट्रू हुआ एंड दूसरा वाला जो मोशन था वो फ्लो हुआ। इट मींस इस बॉल ने अब क्या एग्जीक्यूट कर लिया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखना, इस बात को भी ध्यान रखना कि वेलोसिटी बेटा यहाँ पर आकर हो रही है। इट मींस इस
होल से निकलने से पहले ही वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, जिसकी वजह से बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हुआ, तो जिसकी वजह से ये फिर से जो आपके पास क्या था, जो सेंटर था अर्थ का, वहां पे चले गए। तो टू एंड फ्रो मोशन लगातार होता रहा, जिसकी वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एग्जीक्यूट कर लिया किसने, बॉल ने। तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन की तरफ जाओ, इट विल कम आउट ऑफ द अदर एंड नॉर्मली, तो बिल्कुल भी नहीं। अर्थ में अगर आप होल कर दो सेंटर से, तो यहाँ पर आपकी बॉल कभी भी नॉर्मली जो है वो वापस नहीं आती है। तो ये एक तरीके की क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इट मींस आपके पास असर्शन जो है ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है यहाँ पे फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बड़ी बोला गया है कि ट्यूनिंग फोक जो है इज इन रेजोनेंस विद द क्लोज्ड पाइप बट द सेम ट्यूनिक फोक कैनॉट भी लिखा गया है यहाँ पे। इट मींस हमें क्या पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए किसकी, क्लोज्ड पाइप की। तो ये होती है आपके पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बटा 4 है। जब हम बात करते हैं ओपन पाइप की, तो ये किसमें होती है, 2। तो देखो आप कहीं पर से भी ये आपको रेजोनेंस में लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। अब इसका रीजन क्या दिया गया है, देखो, द सेम ट्यूनिंग फोक विल नॉट बी इन रेजोनेंस विद द ओपन पाइप ऑफ द सेम लेंथ ड्यू टू द एंड करेक्शन ऑफ द टर्म। तो ये बात एंड करेक्शन की तो बेटा यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। किसी भी तरीके से ये एंड करेक्शन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि इट कैन नॉट बी इन रेजोनेंस, क्योंकि जो आपकी जो ट्यूनिंग फोक की जो फ्रिक्वेंसी है वो किससे दी जा रही है, इससे दी जा रही है, ठीक है, क्लोज्ड पाइप की इससे दी जाए। तो यहाँ पे एंड करेक्शन ऑफ द पाइप जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ये क्या है, एक तरीके की फॉल्स स्टेटमेंट आपको क्या नजर आ रही है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो 48 का जो सी ऑप्शन है बेटा क्या हो जाएगा कि असर्शन जो ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स व्हाइल क्रॉसिंग मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द मैक्सिमम पोजीशन, यानी आपके पास प्लस माइनस a एट द एंटीनोड्स टू द 0 एट द नोड्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर क्या बना लेती हूँ, स्टेशनरी वेव्स बना लेती हूँ, ठीक है। अब स्टेशनरी वेव जो है किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से हम बनाते भी हैं इनको। तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, एंड फिर यहाँ से यहाँ। तो ये वाली जो पोजीशन है बेटा किसकी पोजीशन है, यहाँ पे जो ये डॉटर लाइन है ये नोड्स है, ठीक है। नोड्स के ऊपर आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है नोड्स के ऊपर क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ और ये कौन सी पोजीशन है, एंटी नोड्स। तो ये बात जो है देखो जरा, ये स्टेटमेंट क्या बनी है, ट्रू बनी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की मीन पोजीशन के ऊपर वेरी कहाँ से कहाँ करती है, मैक्सिमम से लेके, ठीक है, मीन पोजीशन से लेके फ्रॉम मैक्सिमम एट एंटीनोड, मैक्सिमम एंटीनोड्स के ऊपर है, एंड जब ये नोड्स के ऊपर पहुंच रही है तब क्या हो जा रही है, यहाँ पर जीरो हो जा रही है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसका रीजन क्या दिया गया है कि एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन का है वो एंटी नोड्स के ऊपर मैक्सिमम हो जाता है। ऑफ कोर्स जो आपका वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है नोड्स के ऊपर क्या देखा जाता है, मैक्सिमम, ठीक है। एंड नोड्स के ऊपर क्या हो जाता है, ये वाइब्रेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। एंड ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स कम क्रॉस द मीन पोजीशन टू अदर, ठीक है। हाँ, सेम ही साथ साथ में ही ये क्या करते जाएंगे, क्रॉस करते जाएंगे। अगर आगे भी आप इसी तरीके से मूव करते हो तो क्या करेंगे, ये टू सक्सेसिव नोड्स इसी तरीके से आपके आगे से आगे बनते जाते हैं। तो ये भी क्या होगी, आपकी ट्रू स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आ गई। अब हमें बताना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके पास, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है असर्शन में, रीजन भी ट्रू है। तो क्या रीजन की मदद से हम असर्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या ये फॉलो करता है, नहीं करता। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, मींस यहाँ पे नोड्स की बात हो रही है, एंटी नोड्स की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यही यूज हो रहा है। तो इट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब आते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी जो है आपको लग सकता है, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जो है डील करता है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, पूरे तरीके से समझना है। अब देखो बोला गया है कि फोर्स जो है एक्टिंग हो रही है किसी भी पार्टिकल के ऊपर। मैंने मान लिया कि बेटा ये कोई पार्टिकल है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एंड इस पार्टिकल की जो फोर्स है वो दी जा रही है इस इक्वेशन के थ्रू, दैट इज माइनस के एक्स प्लस वी नॉट इंटू टी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि हाँ हाँ फोर्स की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। अगर इसको मैं अगर ओपन अप भी करूं तो माइनस के एक्स बनेगा, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस के वी नॉट टी। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जो फोर्स है उसके दो पार्ट हैं। फोर्स के क्या बन गए, ये फर्स्ट पार्ट बना, और दूसरा पार्ट बेटा क्या है, ये दूसरा पार्ट बना। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है,
डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जो फोर्स का दूसरा पार्ट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। ठीक है, तो जिस जैसे जैसे आपका टाइम जो है बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होता जाएगा, आपकी अलग अलग जो है दो कंपोनेंट आएंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट जो है बेटा क्या है आपके पास, एक तरीके का आपके पास जो है नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि आपका ये पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव क्यों आया, तो यहाँ पे हम रीजन की तरफ बढ़ते हैं। टू एन ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, इट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट मींस कोई एक ऑब्जर्वर है वो भी v नॉट वेलोसिटी के साथ जा रहा है टुवर्ड्स द किसके, एक्स एक्सिस के। तो देखो एक पार्टिकल यहाँ है जो अगेन एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो सेम एक्स एक्सिस में जा रहा है। जब दो पार्टिकल एक ही एक्सिस में जाते हैं तब रिलेटिव वेलोसिटीज बेटा क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आपके पास फोर्स किसकी इक्वल आएगी, माइनस के एक्स प्लस वी नॉट, और दूसरे की वेलोसिटी भी क्या आएगी, वेलोसिटी, और ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या, ये तो बेटा जीरो हो गया। तो ये क्या बना आपके पास, फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से, यानी फोर्स कंप्लीटली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, आपकी पोजीशन के ऊपर। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर भी आओ जरा, यहाँ पर आपको बोला क्या गया है कि आपके पास जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स क्या है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो असर्शन तो बेटा ट्रू है, लेकिन ये ऑब्जर्वर जो है ये क्या आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या बन गई आपके पास, फॉल्स बन गई। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट के साथ जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने ही इनर्शियल फ्रेम से देखेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को इस तरीके से नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। कैसे कि अगर मैं इस तरफ जाता हूँ एंड यहाँ पे इस तरीके से, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो किसी भी तरीके से इस ऑब्जर्वर को फील ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव ऑफ द आपके पास फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से आ गई है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया आपके पास, फोर्स, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में जो है क्या है आपका, यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि इफ द एम्पलीट्यूड जो है सिंपल पेंडुलम का इंक्रीजेस देन द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टाइम पीरियड की बेटा यहाँ पे बात हो रही है। टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का √2 पाई इंटू LG के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब टाइम पीरियड जो है वो किसी भी तरीके से एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो मोशन है पेंडुलम का वो हम सभी जानते हैं कि ऑसिलेटरी तो रहेगा। ठीक है, ऑसिलेटरी तो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो सही आंसर है, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होना चाहिए, उसको टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, वो पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, अब जो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, तो क्या हम बता सकते हैं कि पीरियोडिक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हुआ। तो यहीं पे बोला गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, पूरे तरीके से ट्रू है। अब रीजन के ऊपर आज ये बोला गया, लार्जर एम्पलीट्यूड थीटा इज लार्ज, फॉर लार्जर एम्पलीट्यूड, कि थीटा जो है वो लार्ज है, देन साइन थीटा जो है बराबर नहीं है थीटा के, सो द मोशन इज नो लॉन्गर सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये बेटा आपके पास पेंडुलम है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये ऑसिलेटरी मोशन तो है कि यहाँ पे टू मोशन हुआ, यहाँ पे फ्रो मोशन हुआ। अब थीटा क्या है बेटा, ये है थीटा। ठीक है, अब थीटा को बेटा हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो मुझे लार्ज डिस्प्लेसमेंट क्या करनी पड़ेगी, यहाँ इस पे लार्ज फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ेगी, डिस्प्लेस मुझे ज्यादा करना पड़ेगा। अगर थीटा जो है बेटा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया, यहाँ तक मान लिया इसको। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, अब इंक्रीज कर दिया थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ज्यादा है। तो ये पेंडुलम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा, एंड फिर यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या आप इसको क्या बोल सकते हो, थीटा देन साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो जिसकी वजह से ये मोशन जो है क्या नहीं बचेगा, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में आपका पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए, एंड ये रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में खुद को क्या करना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो ऑलरेडी क्या बोला गया है कि थीटा के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मोशन जो है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, एक तरीके से ट्रू स्टेटमेंट होगी। अब देखो हमने क्या चेक करना है कि रीजन की वजह से क्या हम असर्शन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा देने से, ठीक है, कि आपका जो इंक्रीज हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो थीटा एंगल भी बेटा क्या है, एम्पलीट्यूड बेटा बहुत ज्यादा कर दिए। पहले एम्पलीट्यूड कितना था, इतना, ठीक है, इसको मैं थोड़े दूसरे पेन के साथ बनाती हूँ। पहले एम्पलीट्यूड कितना था, इतना, ये प्लस ए, ठीक है, ये क्या थी, मीन पोजीशन थी, और बेटा फिर क्या था यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एम्पलीट्यूड बेटा कितना था, माइनस पे। अब एम्पलीट्यूड देखो कितना ज्यादा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप अगर निकालोगे तो कितना ज्यादा है ये, ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी बॉल, ठीक है, फिर से क्या बनेगा बेटा, यहाँ से लेके कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, तो साइन थीटा इसके को रहा ही नहीं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये पता लगा कि ये जो जब आप क्या करते हो लार्जर एम्पलीट्यूड के लिए, तो आपका थीटा भी क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पेंडुलम ऑसिलेट जरूर करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा, लेकिन अपने इस मोशन को जो है वो रिपीट नहीं करेगा एक प्रॉपर मैनर में, जिस तरीके से हम उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक पार्टिकल जो है एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कम्स टू रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप खुद देखो जरा, क्या किसी भी तरीके से पार्टिकल जो है जब एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या वो रेस्ट के ऊपर आ जाता है, एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। खुद देखो जरा, जब हम बात करते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की, पार्टिकल जो है बेटा यहाँ पे है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन है, फिर x इज इक्वल टू मैंने प्लस a मान लिया, और बेटा फिर यहाँ पे दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ए। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो वेलोसिटी बेटा यहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। जब वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी तो इट मींस एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। एक्सेलरेशन मैक्सिमम आने की वजह से यहाँ पे फोर्स क्या आती है, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम आती है। तो फोर्स हम किस तरीके से देते हैं, F विच इज इक्विवेलेंट टू m ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप खुद देखो जरा, आपको यहाँ पर बोला क्या गया है कि असर्शन जो है पूरे तरीके से क्या है, यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। पार्टिकल जो है एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कम्स टू रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ये आता ही आता है, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, रीजन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट दीज पॉइंट, रिजल्टेंट जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पार्टिकल बेटा थोड़े से टाइम के लिए कम्स टू रेस्ट, मोमेंट थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर क्या चला जाता, थोड़े से टाइम के लिए आएगा, फिर से वो वापस किस में आ जाएगा, अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से वो दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे थोड़े टाइम के लिए गया, एंड फिर से वो वापस जो है कहाँ पर आ जाता है, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाता है। लेकिन जो आपके पास फोर्स आ रही है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के ऊपर क्या कोई फर्क पड़ता है, वेलोसिटी यहाँ पर भी जीरो होगी, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी मैक्सिमम होगा, फोर्स यहाँ पर भी मैक्सिमम लगेगी, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होते हैं किसी भी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि रिजल्टेंट फोर्स जो है पार्टिकल की इन एक्सट्रीम पोजीशन, दीज मींस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जीरो हो जाती है। तो क्या हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए बेटा आपका पार्टिकल जो है यहाँ से कहाँ तक जाता है, यहाँ से थोड़ा यहाँ तक गया, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रुका, फिर से अपने वापस रिट्रेस कर लेता है, फिर से यहाँ तक जाता है, एंड फिर थोड़ी देर के लिए रुक के फिर से वापस आ जाता है। तो इसी टाइप की मोशन को बेटा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा रुक के फिर से वापस आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो ये रीजन बेटा क्या हो गया, एक तरीके की फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, जरा ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। बोला गया है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मोशन इज टू एंड फ्रो एंड पीरियोडिक। ऑफ कोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल के पास टू एंड फ्रो मोशन का होना भी जरूरी है, एंड पीरियोडिक होना भी मोशन, ये दो चीजें होंगी तभी हम पार्टिकल को क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। रीजन में क्या बोला गया कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की बेटा ये है, जहां पर x जो है वो यहाँ, तो ऑब्वियस बात है हम ये पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, x की जगह आपने y स्क्वायर पर पढ़ा होगा, तो ये भी एक तरीके की ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि क्या हम यहाँ पर किसकी मदद से किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं,
यहाँ पे रीजन की मदद से क्या मैं असर्शन को बता सकती हूँ कि रीजन किसी न किसी तरीके से असर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है एंड यहाँ पर ये बताया गया कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों होता है। तो वेलोसिटी जो है वो अलग चीज है एंड यहाँ पे मोशन का टाइप बताना वो अलग चीज है। तो यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन की मदद से हम असर्शन को क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? असर्शन बोलता है कि सॉलिड्स कैन सपोर्ट बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव बट ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपेगेट इन गैसेस। देखो कितना अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोला गया कि सॉलिड जो है वो सपोर्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव को, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव ही प्रोपेगेट कर सकती हैं गैसेस में। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स की प्रोपेगेशन के लिए मीडियम के पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी होनी चाहिए। तो ये सेकंड रीजन में बताया गया है, क्योंकि गैसेस के पास क्या नहीं होती है, रिजिडिटी नहीं होती है। ठीक है, फ्रीली मूव करती हैं, तो वो गैसेस जो है वो रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है उनमें होता ही नहीं है। ठीक है, अब इट मींस यहाँ पे अगर गैसेस के पास रिजिडिटी नहीं है तो वो पोसेस नहीं कर सकती किसको, शेयर इलास्टिसिटी को। ठीक है, कि इनमें शेयर इलास्टिसिटी भी क्या नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, इलास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी तरीके से गैसेस में, क्योंकि गैसेस के पास ना ही तो रिजर्वनेस होती है, ठीक है, और ना ही इनके पास शेयर इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है पूरे तरीके से क्या है, ट्रू स्टेटमेंट बन गई। अब रीजन क्या बोला गया, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव मीडियम के पास जो है नेसेसरली किसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी होनी चाहिए, और आपके पास मीडियम है वो क्या होना चाहिए, शेयर इलास्टिसिटी को पोजेस करना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं तो ये भी एक तरीके की बड़ा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड की, जब हम बात करते हैं तो सॉलिड के पास क्या है, वॉल्यूम और शेयर इलास्टिसिटी दोनों है। ठीक है, तो दोनों होने की वजह से सॉलिड में हम ट्रांसफर वेव्स को क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई एंड रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है। सेम फिनोमेना की यहाँ पे भी बात हुई है और सेम फिनोमेना, सेम ही कॉन्सेप्ट दोनों में क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो रीजन की मदद से मैं असर्शन को क्या कर सकती हूँ, इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ। तो ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि गया है टू वेव्स जो हैं moving in a uniform string having uniform tension cannot have different velocity। अब देखो वेव की आपके पास किसमें यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है और टेंशन की बात हो रही है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि जब मैं बात करती हूँ किसकी, स्ट्रेच आपके पास स्ट्रिंग की, ठीक है, और स्ट्रिंग जो है उसमें जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी स्पीड बेटा दी जाती है विच इज इक्विवेलेंट टू टी डिवाइडेड बाय बेटा म्यू। अब टी जो है बेटा क्या है, यहाँ पे टेंशन है, ठीक है, एंड म्यू जो है जिसको हम लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऐसे भी दिया जाता है। अब आप खुद देखो तो यहाँ पर क्या है, टू वेव्स हैं मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैविंग यूनिफॉर्म टेंशन में टेंशन जो है वो यूनिफॉर्म है, कैन नॉट हैव डिफरेंट वेलोसिटी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि टेंशन जो है यहाँ पर किसकी, स्ट्रिंग में, वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो आपके पास जो स्पीड है वो भी क्या रहेगी, यहाँ पर सेम रहेगी। कैन नॉट है भी बोल रहा है ना, कैन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, जब आपका टेंशन ही क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, कांस्टेंट हो गया। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास अगर टेंशन कांस्टेंट है तो ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, अगर ये चीज सेम है तो ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कैन नॉट हैव डिफरेंट वेलोसिटी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से ट्रू है, नहीं हो सकती। क्या होनी चाहिए, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अब इसका रीजन भी समझ लो, इलास्टिक एंड इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रिंग are same for all waves in the same string. Moreover, speed of the wave in a string depends on its elastic and internal properties only. देखो अब जब हमने स्ट्रिंग की बात करी है जिसमें टेंशन जो है अगर ये है तो उसकी वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जो डायरेक्शन है दो वेव्स की वो अलग जो है वो हो सकती है। तो इलास्टिक एंड इंटरनल प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी दोनों वेव्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो फर्क आएगा बेटा किसमें आएगा, डायरेक्शन ऑफ जो टू वेव्स जो मूव कर रही हैं उसमें आएगा। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेंगी ड्यू टू द टेंशन, क्योंकि टेंशन जो है यहाँ पर क्या बता दी है, पहले ही यूनिफॉर्म बता दी है। ठीक है, तो इट मींस ये स्टेटमेंट भी क्या है, पूरी तरीके से ट्रू है। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या रीजन की मदद से मैं
असर्शन को क्या कर पाऊंगी, यहाँ पे बता पाऊंगी कि एक्सप्लेन करता है नहीं करता है, रीजन जो है वो असर्शन को फॉलो करता है नहीं करता। तो बिल्कुल दोनों जगह पे सेम ही बात हो रही है, सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है किसकी बेटा, ऑफ एन ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप increases as the temperature is increase। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ओपन पाइप की इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो विच इज इक्विवेलेंट टू v डिवाइडेड बाय 2f। अगर टेम्परेचर जो है बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा टेम्परेचर के साथ क्या करती है, इंक्रीज ही होती है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। रीजन क्या बताया गया कि टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीजेस मोर रैपिडली। तो यही इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज क्यों होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साउंड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज ज्यादा होने लगती है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, लेंथ चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, वेलोसिटी अगर चेंज होगी आपकी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, आपकी एक इंक्रीज। हम सभी जानते हैं कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू, वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से दी जाती है, न्यू लैम्डा। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है तो इक्वेशन को मैं फिर से लिख देती हूँ, न्यू lambda which is equivalent to के velocity। velocity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, किसकी, फ्रीक्वेंसी के। ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ आप सबसे पहले क्या इंक्रीज होती है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड। और जब वेलोसिटी साउंड की इंक्रीज होगी तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, डिक्रीज, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके की ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर रीजन जो है वो सेशन को फॉलो करता है। ऑफ कोर्स सेम फिनोमिना यूज हुआ है। ठीक है, सेम फिनोमिना, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम दोनों स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इट मींस यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि वेव्स एंड ऑसिलेशन के चैप्टर के बेसिस के ऊपर थे, जहां पर हमने असर्शन एंड रीजन बेस्ड किए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे एंड उस चैप्टर के बेसिस के ऊपर हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दैट इज कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।